बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। सलोनी बात से दौलत की हवस में गिरफ्तार एक बाप की दास्तान मलामत। नाज़रीन, ये एक ऐसी कम उम्र लड़की की कहानी है जिसने बहुत जुल्म सितम सहे लेकिन अपने आप को रुसवा नहीं होने दिया और हर कदम पर साबित कदमी और हिम्मत का मुजाहरा किया। हम दोनों क्योंकि बचपन से साथ रही इसलिए ये कहना बजा होगा कि ये मेरा आंखों देखा हाल है। आइए इसकी जुबानी ये कहानी सुने। दुख क्या है और ये किस चिड़िया का नाम है, ये सवाल मैं अक्सर अपनी गहरी दोस्त फरा से किया करती थी, जिसे सुनकर वो अक्सर हंस पड़ती थी। सलोनी, तुम्हें इस तरह अंदाजा नहीं हो सकेगा जब तक कि तुम्हारा खुद दुख से वास्ता न पड़े, लेकिन मैं अनजान थी कि जिस दिन मैं दुनिया में आई उस दिन से ही दुखों ने भी मेरे साथ जन्म लिया, लेकिन मैं अभी तक महसूस ही नहीं कर पाई थी। मेरा नाम सलोनी है और हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे पहला है। मैंने जिस घराने में आंख खोली वहाँ पैसों की रेल पेल थी, किसी भी चीज की कमी न थी। मेरा ताल्लुक उस जगह से था जहाँ लड़कियां ज्यादा अजीज होती हैं क्योंकि वो अपने खानदान के लिए आमदनी का एक जरिया होती हैं। लिहाजा मेरी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई गई, मुझे बहुत नाजों से पाला गया। स्कूल की उम्र को पहुंची मुझे स्कूल दाखिल करवाया गया। बचपन से ही मैंने महसूस कर लिया था कि हमारे घर का सिस्टम दूसरे घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर रोज मेहमानों का आना जाना, तेज मौसीकी और मेकअप से भरे चेहरे मुझे अजीब सी उलझन में डाल देते। मुझे ये सब कुछ बुरा लगता। मैं फितरी तौर पर बहुत हसास और कम गो वाक़या हुई थी। रात को जब सब घर वाले, जिनमें मेरी कजन भी शामिल होती, इकट्ठे बैठकर गाते या नाचते तो मुझे बहुत कोफत होती। मैं हमेशा इनके साथ बैठने से कतराती, जबकि मेरी हम उम्र कजन रानी इन महफिलों में पेश होती। फुफो हर दूसरे तीसरे रोज तैयार होकर न जाने कहाँ जाती। वो अक्सर रानी को भी साथ ले जाती और जब मुझे साथ जाने के लिए कहती तो मैं हमेशा इनकार करती। मुझे बचपन से ही शोर शराबे और हंगामे पसंद नहीं थे। सुकून के लिए 2 ही जगह मेरी पसंदीदा थी, एक स्कूल और दूसरी फरा का घर। मेरे घर वाले हर तरीके से मुझे अपने रंग में रंगना चाहते थे क्योंकि इनके बकौल मैं अपने घर को रोशन करने वाला चिराग थी और अब्बू चाहते थे कि जब ये चिराग रोशनी देने के काबिल हो जाए तो अपने पेशे को अख्तियार करे, इसमें कोई झिझक महसूस ना करे और घुंघरू की आवाज से दरो दीवार तक लरसा करे जैसा कि फूफो ने किया था। वो भी एक चिराग रोशन थी, लेकिन आखिर को इस चिराग ने बुझना भी था। तभी तो अब्बू ने मुझे इतनी तवज्जो दी ताकि बड़ी होकर वो मुझ पर अपनी मोहब्बत जताएं और मैं सर झुकाकर इनकी मोहब्बत के इतराफ में अपना सब कुछ लुटाकर मोहब्बत का हक अदा करूं। ये सोचे बगैर के हर दरख्त भला कब फल देने के काबिल होता है। खैर वक्त गुजरता गया और मैं 7वीं जमात में आ गई। अब तो मैं खासी बड़ी और होशियार हो गई थी। 13-14 साल की उम्र में मैंने अच्छा खासा कद काठ निकाला था और मैं अपनी उम्र से बड़ी नजर आने लगी। मैं अपने नाम की तरह थी भी सामली सलोनी सी, लेकिन जवानी तो जवानी होती है, ये तो नाम ही निखार की आमद का है। लेकिन जब कभी ये जवानी और हुस्न जिंदगी की खुशियाँ छीन ले और जीना 2 बार कर दे तो फिर अपने वजूद से ही नफरत होने लगती है और हर सू छाई बहार भी खजान लगती है। मेरे मुकाबले में रानी बहुत गोरी और खूबसूरत थी। अब मुझे इस हकीकत का बखूबी अंदाजा हो गया था कि हम तुआइफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरी अम्मी पख्तून घराने की थी और क्योंकि गरीब थी इसलिए अबू ने इन्हें जबरदस्ती अपनाया था। फुफो भी नाचने गाने से शायद तंग आ चुकी थी, लिहाजा उन्होंने अपना घर बसाने का सोचा और अपनी मर्जी से शादी की। अबू ने बहुत बुरा मनाया था। वो अभी फुफो के जरिए और भी दौलत कमाना चाहते थे। शादी से 1 दिन पहले वो फुफो से कदरे खफगी से बोले, चाचा 2-3 महीने और इंतजार कर लो, सलोनी कमाने के काबिल हो जाए फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। नहीं बल्ले भैया, और जबरदस्ती नहीं चलेगी मुझसे, जो हो सका वो कर दिया। इतना पैसा हाथ आ जाने के बाद अबू बल्ले से बेदार बख्त खान बन गया था, लेकिन फुफो अब भी इसे बल्ले भैया ही कहा करती थी। ये लो नई कार और घर की चाबियां। फुफो तकरीबन इसे अबू की तरफ फेंकते हुए बेपरवाही से बोली,
बोली, कार आपके लिए तोहफा और घर तो मेरे नाम है, लेकिन आप इसमें रह सकते हैं। और हाँ, माने भैया को कुछ पैसे देकर मैंने इसका मुंह बंद कर दिया है, इसे कुछ और देने की जरूरत नहीं। शादा थोड़ा सा सब्र। बस भले भैया फुफ्फो दोनों हाथ जोड़कर हतमी फैसला सुना रही थी। मुझसे और नहीं होगा ये काम, मैंने इतना कमाया है जिसे 2-3 साल बैठकर आराम से खर्च किया जा सकता है। और वैसे भी बकौल आपके 2-3 महीनों ही की तो बात है, फिर सलोनी आपकी जेब बारी कर देगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो तो शादीशुदा है। हमारा मतलब है इसके तो 3 बच्चे भी हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन एक नाचने गाने वाली को कौन सहारा दे सकता है। अब कुंवारा लड़का तो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। वो शादीशुदा जैसा भी है मुझे चाहता है, कम से कम वो मुझे इज्जत से जीने तो देगा। फुफ्फो की शादी के बाद हम अलग अलग घर मुंतकिल हो गए। अब्बू को अफसोस तो हुआ कि सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, लेकिन फिर भी मुतमिन थे कि चलो अब दूसरी चिड़िया भी जवान हो गई है। मैं अक्सर अम्मी अब्बू को छुपके छुपके बातें करते देखती, लेकिन जब कभी मैं इनके सामने से गुजरती तो वो दोनों चुप हो जाते। मुझे हर वक्त एक अनजाने से खौफ का खदशा लगा रहता, और एक दिन यही खदशा हकीकत में बदलकर सामने आया। हुआ यूं कि एक रात में सोई हुई थी कि अचानक आंख खुली। अचानक आंख खुलने की वजह शायद ये थी कि मुझे आने वाले तूफान का एहसास सा हो गया था। मुझे शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन मैं इतनी बदहवास थी कि कमरे में रखे पानी के जग को भी ना देख सकी और पानी पीने किचन में चली गई। वापसी बार अब्बू के कमरे के नजदीक से गुजरते हुए मुझे धीमी धीमी बातों की आवाज में मैंने अपना नाम सुना, तो ना चाहते हुए भी वहाँ रुक गई। अब्बू कह रहे थे, सलोनी अब जवान हो गई है, अब वो भी कुछ कमा कर लाए और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। ये क्या कह रहे हो आबेदार बख्त खान, खुदा के लिए अपनी बेटी के बारे में ऐसा मत सोचो, बच्चे क्या कहेंगे। अम्मी बेजारी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ताज बेगम। सलोनी के जवान होने तक हमने कितना इंतजार किया है, क्या क्या सोचा है हमने। अब जल्द ही हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है। मुझ में तो और सुनने की ताकत नहीं थी, मुझ पर एक लर्जा सी कफियत तारी हो गई। अगर मैं दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन गिर पड़ती। पता नहीं अब्बू मुझे कहाँ भेजेंगे। मैं कभी फुफ्फो की तरह नहीं नाचूंगी, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। यही सोचते हुए रोते रोते ना जाने कब मैं नींद की वादी में चली गई। सुबह अम्मी की आवाज पर आंख खुली, उठो सलोनी बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी। क्या स्कूल नहीं जाना, देर हो जाएगी बेटा, उठो शाबाश। ये कहते हुए अम्मी हस्बे मामूल करीब आकर सर सहलाने लगी तो मैं चौंक गई। अरे तुम्हें तो सख्त बुखार है, चलो आज छुट्टी कर लो स्कूल से ताकि तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं। अम्मी मैं सदके जाऊं। अम्मी मेरी सूजी हुई आंखें देखकर बेकरारी से बोली, अम्मी अब्बू कल रात आपसे मेरे बारे में क्या कह रहे थे, इन्हें समझाइए। अम्मी मैं कभी फुफ्फो की तरह काम नहीं करूंगी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। मैं बेख्तियार रोने लगी। नहीं बेटा रोना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अब्बू को कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। अम्मी ने गले लगाते हुए तसल्ली दी तो मुझे कुछ सुकून मिला। स्कूल जाने का वक्त था, इसलिए फराह हमारे घर आई। हम दोनों इकट्ठे स्कूल आते जाते। पड़ोस की औरतों ने इसे समझाया भी था कि सलोनी के साथ मेलजोल मत बढ़ाओ, लेकिन इसने किसी की बात की परवाह न की। फराह को मैंने सर दर्द का बहाना किया। दूसरे दिन स्कूल में इसने मुझसे पूछ ही लिया, क्या बात है सलोनी, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। फराह मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, तुम ही कुछ बताओ। फराह मैं एकदम रोने लगी। अरे सलोनी तुम तो रो रही हो, बुज़दिल लड़की, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रही थी। प्लीज खुदा पर भरोसा रखो, तुम तो अभी से हौसला हार रही हो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी बहनें क्या करेंगी, फिर वो भी इस अजाब की बिन्नट चढ़ जाएंगी। और अगर तुम साबित कदम रही और अपने अब्बू की बात ना मानी तो फिर तुम्हारी बहनें भी तुम्हारी हिम्मत को देकर अपना दफा कर सकेंगी। तुम्हें तो लड़ना है दोस्त अपनी आबरू की हिफाजत के लिए। फरा दुनिया के सारे बाप तो ऐसे नहीं होते, बाप तो बेटियों को अपनी इज्जत समझते हैं। फिर मेरे अब्बू मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं पैदा होते ही मर जाती, यूँ जिल्लत की जिंदगी गुजारने से तो बच जाती। सलोनी मायूसी कुफर है, तुम्हें हर हाल में हौसले से काम लेना है। मैंने कहा ना कि खुदा पर भरोसा रखो, इसके फैसले के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तुम अभी से घर में कोई हंगामा न करना, वरना वक्त से पहले वो कुछ हो जाएगा जो अभी वो नहीं करना चाहते। तुम सब कुछ खुदा पर छोड़ दो और वक्त का इंतजार कर लो, खुदा जाने कब क्या हो जाए। ठीक है ना प्यारी दोस्त, ठीक है। मैंने अस्बात में सर हिलाया तो फरा ने कहा, ये हुई ना बात गुड गर्ल, चलो क्लास में चलते हैं। 2-3 दिन इसी अस्तराब में गुजर गए, न जाने कब अब्बू अपना फैसला सुनाए। इन 3 दिनों में मैंने अब्बू का सामना बहुत कम किया। वो जब भी सामने आते तो खौफ के मारे मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगती। आखिरकार अब्बू के फैसले का वक्त आन पहुंचा। मैं कमरे में बैठी स्टडी कर रही
रही थी कि मेरा सबसे छोटा भाई शान आया, अभी आपको अब्बू बुला रहे हैं। इधर आओ शान, वो क्या कह रहे हैं मुझे? तुम्हें क्या कहा अब्बू ने? अभी मुझे क्या पता, खुद जाकर पूछ लो क्या कहना चाहते हैं वो। मैं तो चला, मैं समझ गई थी कि वक्त आन पहुंचा है। मैं सोच रही थी कि अब्बू गर्ज बरस कर अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन इसके बरअक्स अब्बू ने मुझे प्यार से बुलाकर अपने साथ बिठाया। अब्बू कदरे नरमी से सब कुछ बता रहे थे। सिलोनी बेटा, तुम हमारी सबसे अच्छी बेटी हो। हमने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है ताकि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। तुम हमारी बड़ी औलाद भी हो, अब तुम माशाल्लाह बड़ी हो गई हो, होशियार हो, हर बात समझ सकती हो। देख तुम्हारी फूफो हमसे बगावत कर गई, अपनी मर्जी से शादी की, वरना आज वो लाखों की मालिक होती। खैर हमने भी इसे बताया था कि तुम तो चली गई, लेकिन हमारी बेटी हमारा हर ख्वाब पूरा करेगी। देख बेटा, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। तुम जानती हो घर के अखराजात भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी है। अब तुम्हारा बूढ़ा बाप कहाँ कहाँ के धक्के खाएगा। शान भी छोटा है, बड़ा बेटा होता तो शायद हम तुमसे ना कहते। हो सकता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें उल्टी सीधी बातों से बरगलाया हो, लेकिन इसकी बातों में मत आना। वो गंवार इन बातों को नहीं समझती। हमें उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगी, है ना बेटा जानी? और मैं जो इतनी देर से खामोश व परेशान बैठी अब्बू की बातें सुन रही थी, दाढ़े मार कर रोने लगी। अब्बू मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे, मैं पढ़कर उस्तानी बनूंगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन प्लीज अब्बू मैं कभी ये काम नहीं कर सकूंगी। अब्बू एकदम भड़क उठे। चुप करो खबीस की औलाद, हमने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं की, तेरी हर जरूरत पूरी की, और आज जब हमें तेरी जरूरत पड़ गई है तो तू इनकार कर रही है। ये जरूर तेरी इस गुस्ताख माँ की चालाकियां होंगी। वो सख्ती से मेरे बाल पकड़कर बोले, देख सिलोनी, शराफत से हमारी बात मान, वरना तेरा वो हश्र कर दूंगा कि तू याद रखेगी। फिर तो अब्बू का मामूल बन गया। वो हर रोज मुझे कभी जान से मारने की धमकी देते तो कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैं किसी तरह भी मानने वाली नहीं थी। मेरी पढ़ाई भी इन हालात और टेंशन की वजह से मुतासर हो गई। मैं हर दूसरे तीसरे दिन स्कूल से छुट्टी कर लेती। अब तो तकरीबन एक हफ्ता हो गया अब्बू ने स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। फरा को मैं हर रोज कोई ना कोई बहाना कर लेती, लेकिन आज तो वो अकेले स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। सलोनी प्लीज, और कितनी छुट्टियां करोगी? मिस तुम्हारा नाम खर्च करना चाहती है, इम्तिहान भी करीब है, अब स्कूल चलो प्लीज। मैं क्या करूँ फरा, अब्बू नहीं मान रहे। अब्बू जुनून के हद तक खुद गर्ज और लालची हो गए हैं। मैंने कभी सोचा भी ना था, मुझे तो इन्हें बाप कहते हुए भी शर्म आती है। खुदा इस घर में बहन बेटी पैदा न करे जहाँ मेरे बाप जैसा बाप रहता हो। तुम फिक्र ना करो सलोनी, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। वैसे भी तुम कहती हो कि वो लोगों के सामने अपना दूसरा रूप ज़ाहिर नहीं करते। हाँ ये तो है, इनके दो रूप हैं। कितना अजीब इंसान है, शराफत का लबादा ओढ़कर वो लोगों को कितनी आसानी से फरेब देता रहता है, जिसे दुनिया में इस जैसा शरीफ कोई और है ही नहीं। हाँ यार, ये मर्द होते ही ऐसे हैं। अब वो मान तो गए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इम्तिहान दो और फिर दूसरे इम्तिहान की तैयारी करो। मैंने इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं अपने हाथ में प्राइज कप थामे बड़ी खुशी से घर आ रही थी। घर में दाखिल हुई तो सब कुछ अपना मुंतजिर पाया। अम्मी के अलावा किसी ने भी मुझे मुबारकबाद नहीं दी। अब्बू ने मेरे हाथ से कप छीनकर एक तरफ फेंक दिया और गुस्से से कहा, बस बहुत हो चुका, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। रानी को देख, आज पूरे 50,000 कमा कर लाई है। कमबख्त तेरी ही उम्र की तो वो भी है। अब ये रोने धोने के नाटक बंद कर दो। इन दिनों फूफो भी आई हुई थी, वो भी अब्बू की हमायत करने लगी। हाँ भले भैया, ये पढ़कर क्या कर लेगी, मुझे तो पढ़ने नहीं दिया। अब इससे भी थोड़ा काम चलाओ, ख्वाम खा बेकार बैठी है। मुझ में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। गुस्से से सुरख हो गई थी। बुरे अंजाम की परवाह किए बगैर मैं फूफो से मुखातब हुई। फूफो, मैं आपकी तरह जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं इज्जत से जीना चाहूंगी। पढ़कर उस्तानी ये सुनते ही अब्बू ने एक जोरदार थप्पड़ सीध किया। शिद्दते दर्द से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कम वक्त 2-3 जमातें क्या पढ़ ली कि मुस्तकबिल की फिक्र शुरू कर दी। तू कौन होती है अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाली? हमने तुझे इतनी मोहब्बत दी, तेरी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इसका ये नतीजा निकला है कि हम तेरी इस दराज ज़बान को काट डालेंगे, इस जमीन में तुझे जिंदा गाड़ देंगे, मार डाले मुझे। इस जिल्लत की जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है मैं सुकून की मौत मर जाऊं। और अब्बू वाकई कमरे में चले गए और पिस्तौल निकाल ली। ये देखते ही सब घर वाले जोरों कतार रोने लगे और अब्बू की मिन्नतें करने लगे। इस लम्हे पड़ोस की औरतें भी हमारे घर आ गई। यकीनन उन्होंने रोने की आवाजें सुनी थी। इन्हें देखते ही अब्बू जल्दी से कमरे में चले गए, क्योंकि वो तो दूसरों के सामने अपने आप को बहुत शरीफ और गैरतमंद समझते थे। पड़ोस की
औरतें भी वाकफ थी कि ये किस बात पर झगड़ा चल रहा है। इसलिए दादी से 2-3 बातें करने के बाद वो अपने घरों को चलती। अबू कमरे से निकले तो गरजदार आवाज में कहा, इस कमीनी को समझा ले वरना अपनी जिंदगी से हाथ धोएगी। अबू बाहर चले गए तो फुफो समझाने लगी, देख सलोनी, अबू की बात मान ले, इसमें तेरा ही फायदा है। ना तू मुझे बता, तू मौत से नहीं डरती? बेवकूफ लड़की, वो तुम्हें जान से मार देंगे। कसम से मुझे तो एक मरतबा ही कहा गया था और मैं राजी हो गई, और फिर ये सारे खानदान वाले भी तो यही काम कर रहे हैं। तू पहली लड़की है जो इस तरह नखरे कर रही है। रेशमा और रानी को देख, वो भी तो यही काम कर रही हैं। बस करें फूफो, मैं आप लोगों की तरह बेज़मीर नहीं हूँ। मुझे अपनी जिंदगी पर पूरा हक हासिल है। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ और आपको मेरे बारे में सोचने का कोई हक नहीं। क्या बुरा है और क्या बेहतर, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने बेखौफी से बोला, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फूफो ने मेरे अल्फाज मेरे लहजे में दुराए। तो इतनी बड़ी भी नहीं है सलोनी बेटा जितना तुम खुद को समझ रही हो। ये अपनी उम्र से बड़ी बातें कहाँ से सीखी? तवाइफ खानदान में पली बड़ी और हक की बातें कर रही हो। ऐ लड़की, यहाँ किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी पर कोई हक हासिल नहीं। यहाँ जो बड़े कहते हैं वही होता है, चाहे वो सही हो या गलत। इस लम्हे दादी ने मेरी तरफदारी की। लानत हो तुम पर, अगर तुमने अपने लिए कोई आवाज नहीं उठाई तो कम से कम इसको इस अजाब से तो बचा सकती हो। मैं क्यों बचाऊं इसको जब मुझे बचाने के लिए कोई न था? अम्मा, तुम भी उस वक्त मौजूद थी और भैया की तरफदारी कर रही थी। मुझ पर तो जरा भी तरस नहीं आया तुम लोगों को, और अब इस लड़की को बचाने के लिए हर कोई तैयार है। अपने अपने नसीब की बात है, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो तुझे मिल गया। बाहर में गए ऐसे नसीब। वो नफरत से बोली, अब्बू की दिन रात धमकियों और मार ने मुझे बेहद नडाल कर दिया। कॉलेज जाने पर पाबंदी थी। पाबंदी क्या थी, बस मुकम्मल छोड़ दिया था। इसलिए जहाँ कहीं कमरे में बैठती तो बैठी ही रहती और सोती तो सोती ही रहती। सर में हर वक्त दर्द लगा रहता और कभी कभी बुखार भी हो जाता। अम्मी बहुत परेशान थी। वो अब्बू से ये भी नहीं कह सकती थी कि सलोनी को डॉक्टर के पास ले जाओ। एक दिन जब मुझे सख्त बुखार था और खांसी भी शदीद थी, अम्मी मेरे सरहाने बैठी रो रही थी तो अब्बू ने देख लिया। क्या हुआ है इसे? अब्बू अपने मखसूस अंदाज में बोले, जिससे गुस्सा और नफरत टपक रही थी। पता नहीं इसका बुखार क्यों नहीं उतरा, खांसी भी कर रही है। अब्बू मेरे करीब आए तो चौंक के और घबरा भी गए, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने मुझे गौर से देखा था। ये तुम्हारी रंगत को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई है। चलो जल्दी से उठो, डॉक्टर के पास जाना है। ये अब्बू के दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी या कोई और वजह थी? बहरहाल वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट करवाए तो पता चला कि मुझे टीबी है। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का जल्दी से इलाज शुरू करें, पैसों की फिक्र मत करें, बस इसे जल्दी सेहतयाब कर दें। घर आकर अब्बू ने नाकाबिले यकीन बात कही, सलोनी बेटा हमें माफ कर दे, हमने तुमको दुख दिया, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तुम बस वक्त पर दवाइयाँ लेना और देखो सारी बातें भूल जाओ। ज्यादा टेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अब्बू आप बस बेटा कोई सवाल न करना, हमें एहसास हो गया है अपनी गलती का। मेरा बराबर इलाज होता रहा, अब तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। दिन रात के तानों धमकियों और मार ने मुझे जिस कदर नडाल और कमजोर बनाया था और जिस कदर परेशानी दी थी वो अब्बू की एक बात से ही खत्म हो गई। अब मैं पहले से भी ज्यादा पुरकशिश और हसीन नजर आने लगी। एक शाम अब्बू गाड़ी लेकर आए और कहा, सलोनी चलो तुझे तेरे चाचा के घर छोड़ाऊं, रानी भी तुझे याद कर रही है। मुझे क्या मालूम था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई। छोटी बहन ने जाने की जिद की, लेकिन अब्बू ने इसे डांटा। वो बेचारी खामोशी से एक तरफ हो गई। मैं गाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन दिल में तरह तरह के वसवासों ने जन्म लिया। कहीं अब्बू मुझे मुजरिम में तो नहीं ले जा रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने आप में सोचा कि अब्बू तो अब बहुत अच्छे बन गए हैं, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ है, अब तो वो मुझ पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। मैं यही सोच रही थी कि अब्बू ने गाड़ी का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। मैंने जल्दी से कहा, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? चाचा का घर तो पीछे रह गया। वो कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा रहे थे। अब्बू के इस फातियाना मुस्कुराहट से मुझे अंदाजा तो हुआ कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझी मैं गलत सोच रही हूँ, इसलिए दोबारा अब्बू से पूछा, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं बताइए ना। अब्बू वो मुस्कुरा कर बोले, आज अपनी बेटी को हम एक खूबसूरत जगह ले जाना चाहते हैं, बस तुम आराम से बैठकर देखती रहो। अब्बू ने गाड़ी एक करीब कोठी के करीब रोक ली और अंदर दाखिल होते ही मेरा सर चकराने लगा। ये कोठी मर्दों से बड़ी बड़ी थी। खासे अमीर और अय्याश लोग लग रहे थे, जो हाथों में शराब की बोतल लिए कहके लगा रहे थे। तेज मौसीकी चल रही थी। चरस और सिगरेट की बू से मेरा दम घुट रहा था। मैं
میں نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا ابو چپ۔ ابو نے آنکھیں نکال کر ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہاں یہ سب درندے دیکھ رہی ہو نا، اگر ان سے بچنا چاہتی ہے تو وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھ، رانی کو غور سے دیکھ، وہ کس طرح مردوں کی توجہ اپنی طرف دلاتی ہے۔ اگلے دن تمہاری باری، یہ کہہ کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں اکیلے اتنا گھبرا رہی تھی کہ سخت سردی کے باوجود بھی ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نے ان مجرموں بارے پھوپھو سے سنا بہت تھا، لیکن اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ میں نے پہلی بار مردوں کا اتنا ہجوم دیکھا تھا۔ اس کوٹھی میں ہم عورتوں کے نام کی کوئی چیز تھی تو وہ میں اور رانی۔ ان جنگلی جانوروں کے سامنے ہماری حیثیت اس بے بس چڑیا کی سی تھی جو اڑنا تو دور کی بات ہے ان کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے خدایا، پھوپھو ان سارے مردوں کے سامنے ناچتی تھی۔ کیا پھوپھو اتنے مضبوط دل کی مالک تھی؟ اسے ان درندوں سے بھی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، تبھی تو وہ اتنی خوشی سے سنگار کر کے یہاں آتی تھی۔ کیا میں بھی اس کی طرح ایک دن یہاں؟ اس سے آگے سوچنا میرے لیے محال تھا۔ نہیں، خدا نہ کرے میں زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لوں گی، لیکن ابو کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی۔ اگر وہ مجھے یہاں سے جانے ہی نہ دے تو پھر میں کیا کر سکوں گی؟ کیسے بچاؤں گی ان درندوں سے اپنے آپ کو؟ میرے خدایا کیا کروں میں؟ اچانک میرے کانوں میں فرح کے الفاظ گونجنے لگے۔ دوست، تمہیں تو لڑنا ہے اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے۔ اس جملے نے کچھ وقت کے لیے مجھ میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی، لیکن جیسے ہی میں گیٹ کے قریب پہنچی تو اس کو ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ قریب ہی چوکیدار بھی کھڑا تھا، بڑی بڑی مونچھوں اور کھلے گریبان والا چوکیدار شکل سے ہی گنڈا لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر امداد طلب نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ مسکرا کر قریب آیا اور کہا کیوں لڑکی، باہر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ تو صبح سے پہلے کھل ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں اس ہجوم میں رات گزارنا پسند نہیں اور نیند آ رہی ہے تو آؤ ہم تمہیں اوپر لے جاتے ہیں، وہاں مکمل خاموشی ہے۔ آجا لڑکی، ڈرنا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ، ورنہ میں چلاؤں گی۔ کوئی ہے بچاؤ۔ ارے لڑکی، اس نکار خانے میں طوطے کی آواز کون سنتا ہے؟ چل شاباش، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اور گھسیٹتا ہوا اوپر لے جاتا، میری نظر اس کے ڈنڈے پر پڑی جو اس نے گیٹ کے قریب اختیارتن رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھایا اور ایک ہاتھ میں جتنی طاقت ہو سکتی ہے وہ استعمال میں لا کر زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ تھام لیا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اے خدا، مجھ پر رحم فرما، مجھے ان درندوں سے بچا، بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رانی چہکتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگی آداب سلونی جی، آداب۔ وہ طوائفوں کے انداز میں بولی کیوں سلونی، آخر آ ہی گئی نا؟ بہت غرور کر رہی تھی تو اپنے آپ پر، آج تیرا غرور خاک میں مل گیا۔ بڑی ایوستانی بننے وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی خیر اب تو ہم دوست ہیں، پڑھنے میں کیا رکھا ہے یار، یہاں ہم تھوڑا ہی ناچتے ہیں بلکہ دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ تو آج دیکھ ہم کتنا روپیہ کماتی ہیں۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ رانی کی اداؤں پر ہر ایک مرد دل کھول کر اپنا پیسہ لٹا رہا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت کہ ہر مرد بالحانہ طریقے سے اس پر پیسے لٹانا فخر سمجھتے تھے۔ ابو اور چاچا پیسوں کو تھیلے میں بھر کر ایک طرف رکھ دیتے۔ میں نے ساری رات روتے ہوئے گزاری۔ فجر کی اذان ہوئی تو سب لوگ جانے لگے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ابو نے کہا کہو سلونی، کیسا لگا پروگرام؟ کتنا زبردست تھا، ہے نا؟ تمہیں پسند آیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس روتی رہی۔ گھر پہنچی تو امی نے بھی رو رو کر برا حال کیا تھا۔ امی کو دیکھتے ہی میں ان کے قدموں میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ دوپہر کو جب مجھے ہوش آیا تو ابو کے علاوہ سب گھر والے کھڑے رو رہے تھے۔ امی نے مجھے گلے لگا کر کہا کیا ہوا سلونی، مجھے بتا، تم کہاں تھی ساری رات؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ امی نے ایک ہی سانس میں سارے سوالات کاٹ ڈالے۔ امی ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ، مجھے بچا لے امی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گی لیکن یہ کام نہیں کر سکوں گی۔ میں نے رو رو کر رات والا حوال بتایا۔ ابو اس وقت گھر سے باہر تھے۔ امی نے دادی کے کہنے پر جلدی کپڑے سنبھالے اور ہم ماموں کے گھر آ گئے۔
अब्बू को पता चला तो आग बगोला हुए, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर खामोश हो गए। शायद ये सोचकर कि मामू गरीब था और वो हमें ज्यादा वक्त अपने घर में नहीं रख सकता था। लेकिन जब हमें मामू के घर रहते हुए 1 महीना हो गया तो इन्हें फिक्र लाहक हो गई। वो भला हमें इतनी आसानी से कब छोड़ने वाले थे। इसलिए मामू के घर आकर इनकी मिन्नतें करने लगे कि मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि सलोनी पर कोई जुल्म नहीं करूँगा और न इसे गलत कामों के लिए मजबूर करूँगा। आखिरकार मामू मान गए और हम इस शर्त पर घर आ गए कि वो दोबारा हम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। 2-3 हफ्ते तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर अब्बू ने दूसरी शादी करने का ढोंग रचाया। अम्मी ने बाखुशी इजाजत दे दी कि चलो इस तरह तो मेरी बेटियां इसके जुल्मों सितम से बच जाएंगी। अब्बू ने एक बेवा वाइफ से शादी की। नई अम्मी 3 बेटियों को छोड़कर हमारे घर आई। अब ये नई अम्मी भी अब्बू को मेरे बारे में उकसाती थी कि तुम अकेले क्या क्या करते फिरोगे, कब तक इन सब का बोझ बर्दाश्त करोगे, अब सलोनी से काम चलाओ। ठीक कहती हो तुम, लेकिन मैंने सबको स्कूल से भी उठवा दिया है और ये मुझसे किसी चीज की फरमाइश भी नहीं करते, तो फिर मैं क्यों कर इसे बोझ की बात कह सकता हूँ। हाय हाय बेदार बख्त खान, तेरी अक्ल को क्या हुआ है, लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। अरे मैं कहती हूँ ये 6 अफराद कुछ खाते पीते नहीं, क्या इन्हें भूख नहीं लगती। तुम रोजाना थैलियाँ बार बार का जो सब्जियाँ लाते हो वो कहाँ जाती हैं, यही लोग ही इसे हड़प कर खा जाते हैं। अरे कुछ करो, वक्त गुजर गया तो फिर हाथ मलते रहोगे, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। नई अम्मी कदरे खफगी से बोली। बात तो तेरी दिल को लगी, वैसे अब तो हम दूसरी के बारे में सोच रहे हैं। बिल्लू भी अब जवान हो गई है, दूसरी को बाद में देखा जाएगा, पहले पहली से निपटो। अब्बू के जज्बात फिर से जोश मार गए और पिस्तौल निकालकर मेरे सामने खड़ा हो गया। सलोनी, आज मैं हतमी फैसला करना चाहता हूँ, ये लो घुंघरू पहन लो इसे और चलने की तैयारी करो, वरना आज हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो मेरी तरफ घुंघरू फेंकते हुए बोले। मैं हैरानो परेशान कभी इन्हें और कभी घुंघरुओं को देख रही थी। लेकिन अब्बू, आपने तो वादा किया था हमने। वो मेरी बात काट कर बोले, लेकिन अब मैं घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। गाड़ी और जितने पैसे थे वो तो हमने अपनी शादी पर लगा दिए, अब मैं अकेला क्या क्या करता फिरूं। इस समय मेरा छोटा भाई शान बीच में आ गया और रोते रोते कहने लगा, अब्बू आपकी वजह से हमने स्कूल छोड़ दिया, कपड़ों और जूतों का मुतालबा करना छोड़ दिया, अब आप और क्या चाहते हैं। मैं लोगों की गाड़ियाँ साफ करूँगा, जूते पॉलिश करूँगा, लेकिन आपके लिए पैसे लाऊंगा। प्लीज अब्बू, आप ही पर और जुल्म मत करना, आप ही को मत मारना। अम्मी भी बोल पड़ी। हाँ बेदार खान, मैं लोगों के घरों में काम करूंगी और इन बच्चों का पेट पाल लूंगी। आपसे हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन खुदा के लिए खामोश हो जाओ गुस्ताख। इन बच्चों को तू ही सब बातें सिखाती है, तेरी ही वजह से आज ये सब मेरे सामने खड़े हैं। तेरा तो आज मैं काम ही तमाम कर दूंगा, तू ही सारे फसाद की जड़ है। कर ले मेरा काम तमाम और इन बच्चों का भी। तंग आ गए हैं हम ऐसी जिंदगी से, यूं गुट गुट कर जीने से तो बेहतर है हम एक बार ही मर जाएं। तेरा कलेजा अगर इस तरीके से ठंडा होता है तो कर ले हम सब का काम तमाम। तुझ में वैसे भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं। अपनी बेटी को गंदगी में डालकर तुम अपने आप को बाप समझते हो। लानत हो ऐसे बापों पर जो अपनी बेटियों की बर्बादी पर अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं। अगर तुझे इतना शौक है तो अपनी वाइफ बीवी को महफिलों में ले जाओ, वो तो वैसे भी आती है। तूने मेरे सब्र का पैमाना लबरेज किया है बेदार बख्त खान, खबरदार मेरी बेटी को अब और कुछ कहा। ये पहला मौका था जब अम्मी ने अब्बू से इस लहजे में बात की थी, वरना वो तो अब्बू से इतना डरती थी कि इनके सामने सांस लेना भी भूल जाती। ये सुनते ही अब्बू पहले हैरानगी से अम्मी को देखते रहे और फिर इन पर लातों की बुछार शुरू कर दी और अम्मी को भी इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। किमीनी मुझे कहती है अपनी बीवी को महफिल में ले जा, वो इज्जत है मेरी, खबरदार जो इसके बारे में कोई बात की जुबान काट डालूंगा तेरी कुतिया। अब्बू की नजर में बीवी तो इज्जत की हकदार होती है, जबकि बेटी और बहन को तो वो जानवर समझते हैं। बेटी या बहन की इज्जत बाकी रहे या ना रहे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मेरे माथे पर पिस्तौल रखकर गुस्से से बोले, सलोनी मैं चाहूँ तो अभी पिस्तौल की एक गोली से तुम्हें उड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कुतिया, तुमने बहुत तड़पाया है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम खुद ही मौत की भीख मांगेगी, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम पर तेजाब फेंक दूं,
ہوگا یاد رکھنا سلونی، یہ کہتے ہوئے غصے سے پیر پڑکتا ہوا باہر نکلا۔ میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی رو رو کر امی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی کو ہوش آیا تو دادی نے کہا بہو تو فکر مت کر، سلونی کو کچھ نہیں ہوگا، تو ایسا کر اپنی بہن کو فون کر، وہ سلونی کا رشتہ مانگ لے۔ دوسری صبح میری خالہ آئی، امی نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ماموں کو نہ بتائے۔ میرا گھر تو ویسے بھی برباد ہو چکا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں کی خاطر اس گھر میں رہنا ہے۔ امی کے صرف ایک ہی بھائی اور 5 بہنیں ہیں، وہ خود بھی غریب تھا، اس لیے امی اس پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ خالہ نے ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا، پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن پھر اصل بات کی طرف آئے کہ اگر وہ 1 لاکھ روپیہ دے تو رشتہ ممکن ہے۔ خالہ اگرچہ غریب نہیں تھی لیکن اتنی امیر بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے منت کر کے 50,000 تک بات بنائی اور 1 مہینے کی مہلت لی۔ بہت منتوں کے بعد ابو آخر کار 50,000 پر مان گئے۔ ویسے بھی وہ جان گئے تھے کہ سلونی کی جان بھی جائے تب بھی وہ مانے گی نہیں، کیونکہ وہ مجھے مناتے مناتے تھک گئے تھے۔ اب میں 15 سال کی ہو گئی تھی، 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی اور یوں میں جہنم سے جنت میں داخل ہو گئی۔ میرا شوہر بہت عام سی شکل و صورت والا ہے، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں عزت سے جینے کی خواہش رکھتی تھی جو مجھے مل گئی۔ رانی نے طوائف خاندان کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی۔ پھپھو نے جس کے ساتھ شادی کی تھی، اس نے پھپھو کو بہت عزت اور محبت دی، لیکن ایک بیٹا ہونے کے بعد وہ شخص انتقال کر گیا۔ اب وہ پھر سے ابو کے گھر رہ رہی ہیں۔ میں اپنے آپ پر بیتے ہوئے ظلم کو جب یاد کرتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر کی ہو گئی ہوں۔ خدا نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کیا ہے جس سے ماضی کی تلخ یادیں کسی قدر کم ہو گئی ہیں، لیکن بلو اور سونی کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ میری بہنیں کیا کریں گی۔ مجھے تو جو سہنا تھا سہ گئی۔ ناظرین، میری بہنوں کے لیے دعا کرنا کہ وہ اس ظلم سے بچ جائیں جو میرے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ نہ ہو، اور اللہ ابو کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔